हेलो। कैसे हैं आप लोग बच्चे? मालदीव्स आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, राइट? और इस वजह से इसके बारे में थोड़ा जानना हम लोगों को चाहिए, राइट? दैट्स पॉइंट नंबर वन। सेकंड पॉइंट, ध्यान रखो कि यार ये हम लोगों की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चल रही है। फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में भारत इस समय जो है ना, अपने आसपास के रीजन को, क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व दे रहा है, राइट? तो इस वजह से भी हम लोगों को अपने आसपास के जो देश हैं इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। जिनके बारे में हम काफी कम जानते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर जान लेना चाहिए, राइट? तो इसी सोच के चलते हुए मैं ये अगले कुछ समय का ये जो वीडियो है इसमें मैं तुम्हें मालदीव्स, इसका इतिहास थोड़ा सा बताना चाहूंगा, राइट? कुछ कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, थोड़ा सा इनका भूगोल भी समझते हैं, और एक बार जरा सा सरसरी निगाह से प्राचीन काल से लेकर के अभी 2024 में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी भी एक हल्की बेसिक सी समझ डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एक उत्तर भारतीय नजरिए के तहत, राइट? मैं नॉर्थ इंडियन बायस दिमाग में मेरे है, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूं, तो भाई उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर पा रहा हूं इस समय। ठीक है, आओ जरा जानने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले ये समझो कि मालदीव जो है इसमें हमें बताया जा रहा है कि 26 प्राकृतिक अटॉल्स हैं। अटॉल कहा जा रहा है बेसिकली एक आइलैंड्स के ग्रुप को। तो इनके जितने भी करीब 1200 द्वीप हैं छोटे बड़े, इनको 26 टुकड़ों में बांटा गया है, राइट? और इनमें से करीब 200 ऐसे हैं जिन पे लोग रहते हैं, बाकी जितने भी हैं 1000 के इर्द गिर्द वो अनइनहेबिटेड बताए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो बताई जा रही है मालदीवियन, या बल्कि उससे भी अच्छा शब्द सुनो, धिवेही। धिवेही भाषा इन लोगों की बताई जा रही है, और कमाल की बात ये समझो कि ये एक इंडो आर्यन भाषा है। ये एक इंडो आर्यन भाषा, राइट? मैंने प्राकृत और अपभ्रंश पर एक वीडियो बनाया हुआ है, कुछ भाषा पर बात कर रखी है मैंने इस माध्यम पर। तो थोड़ा सा एक बार उनको देखना। तो हम लोग को बताया जा रहा है कि एक प्राकृत का वेरिएंट है एलू प्राकृत, ELU। इसी से सिन्हलीज निकली। सिन्हलीज जो कि श्रीलंका की भाषा है, ये भी एक इंडो आर्यन भाषा है। और इसी एलू प्राकृत से ही धिवेही भी निकल रही है। धिवेही भाषा जो कि मालदीव की राष्ट्रीय भाषा बताई जा रही है, राइट? यहां पर इस समय धर्म अगर देखोगे तो इस्लाम धर्म चल रहा है। इसके जो आसपास के पड़ोसी, पड़ोसी कौन है इसके, ये भी जानना जरा अपने लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है और इंसाइटफुल है। तो देखो समझो, इसके नेबर्स के तौर पर अगर तुम देखोगे तो पहले देखो इंडिया, इंडिया के बगल में उसके लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड है। मिनिकॉय सबसे नीचे वाला आइलैंड है लक्षद्वीप का, राइट? ये 8 डिग्री चैनल के आसपास पड़ता है। मिनिकॉय से मात्र 70 नॉटिकल माइल की दूरी पर ही मालदीव्स का एरिया शुरू हो जाता है। मेनलैंड अगर इंडिया देखोगे तो उससे तकरीबन 300 नॉटिकल माइल की दूरी पे मालदीव्स का एरिया शुरू हो जाता है। तो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में इनका बड़ा जो नेबर है वो हो गया एक तो भारत, और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखोगे तो वो हो गया इनका श्रीलंका। ये इनके नेबर्स हैं। ठीक है, फिर इनके नीचे जब चलोगे तो तुमको देखने को एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा यार। मालदीव के नीचे पड़ता है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरीज, जिसमें डिएगो गार्सिया, चगोस आर्चिपलागो, राइट, ये सारे एरिया आते हैं। ये अभी भी ब्रिटेन ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये जो मालदीव का रीजन रहा है ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा है बेटा, इज़न्ट इट? देखो ना, ये इंडियन ओशन के एकदम बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। इसके एक तरफ अफ्रीकन कोस्ट है, दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया है, ऊपर इंडिया है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं पर अगर तुम देखोगे तो बड़ा सेंट्रल पोजीशन रही है इसकी ट्रेडिंग में।
और इसका ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसका महत्व अंग्रेजों ने भी समझा और इस पे कब्जा किसी न किसी फॉर्म में देखो तो अभी तक इनका चल रहा है। इनकी कुछ एयर बेसेस भी है यहां पे जिसका अमेरिका भी यूज करता है, राइट। तो ये भी अपने लिए एक जरूरी सूचना है, इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, तो ये है ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी, राइट। ये तुम्हारा जो है मालदीव के ठीक नीचे आ जाता है, राइट। और अगर तुम इनके बगल में और देखोगे तो तुम्हें सेशेल्स और मॉरिशियस थोड़ा नीचे की तरफ तुम्हें वो भी देखने को मिलेंगे, राइट। और फिर मेडागास्कर भी आ जाता है। तो ये करीब करीब इनका एरिया है, ये इनका जो है क्या कहते हैं लोकेशन, ये ज्योग्राफी अगर इनकी ध्यान में रखेंगे हम लोग तो आई थिंक आसानी होगी। हमेशा से अगर इनका हिस्ट्री उठा के देखोगे ना बेटे, तो पूरा जो इंडियन ओशियन ट्रेड हुआ है उसमें मालदीव की भी एक अहम भूमिका रही है। इनके वहां हमको सुमात्रा से, जो कि इंडोनेशिया में हो गया भाई, सुमात्रा से ट्रेडिंग के साक्ष्य मिलते हैं, चाइनीज क्रॉकरी के स्टैशेस मिलते हैं हमें, राइट। ऑल दैट इंडिकेट्स दैट Maldives was on the highway of ancient and medieval trade routes, राइट। एक चीज होती है जिसे कहते हैं बेटा शेल करेंसी, है ना। जो ये बेसिकली क्या करते हैं लोग, समुद्र में पाई जाने वाली जो शेल्स होती है ना, उसकी करेंसी बनाने का एक ट्रेडिशन हमें मिलता है कई इलाकों में दुनिया के, राइट। तो अपने साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, इन जगहों पर जो है एक चीज होती थी जिसे कहते थे कौड़ी या काउरी, अंग्रेजी में कहते हैं काउरी शेल्स, हिंदी में उन्हें कौड़ी बोला जाता था। तो ये एक समय पर इस पूरे रीजन में, एशिया और अफ्रीका के रीजन में बेटा, ये एक करेंसी, कॉइन के माफी के करेंसी के तौर पे यूज होती थी। और मालदीव इनका गढ़ था, मतलब ये काउरी शेल्स जो थी, ये कौड़ियां जो थी, ये मालदीव से ही मिलती थी और इसको खरीद खरीद के इसको लोग लेके जाते थे और कॉइन के तौर पर ये एक्सचेंज होती थी। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल करेंसी एंड अ वेरी सक्सेसफुल करेंसी वाज काउरी शेल्स। ये भी मालदीव से ओरिजिनेट होती है, तो ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है अपने लिए, राइट। अच्छा ठीक है। तो ये तो रही इनकी कुछ कुछ बातें। आजकल अगर देखोगे तो ये लोग थोड़ा सा भाई, इनकी अगर देखा जाए तो 21st सेंचुरी में इनके जो कंसर्न्स हैं मालदीव के, वो भी एक एक नजर में यहां शुरुआत में ही बता देना चाहूंगा तुमको। एक तो ये कहा जा सकता है कि इनके पास भाई फिशिंग का या टूरिज्म का थोड़ा लिमिटेड पोटेंशियल है। ज्यादा फिशिंग करेंगे, ज्यादा टूरिज्म होगा तो भाई सस्टेनेबिलिटी ऑफ कोर्स गोज फॉर अ टॉस। जो एनवायरमेंटल चेंजेस इन जनरल हो रहे हैं, क्योंकि देखो ना, ये तो बेटे द्वीप पे रहने वाले लोग हैं, तो कोई भी सी लेवल में अगर चेंज होगा तो इनके ऊपर तो तुरंत असर पड़ेगा। तो ये भी एक वन ऑफ द प्राइम कंसर्न है इस समय यहाँ के समाज का, 21वीं 21st सेंचुरी में। ये भी हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं पर ये भी एक बात पता चल रही है कि धीरे धीरे यहां पर रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, राइट। फंडामेंटलिज्म कहीं ना कहीं पर इनके समाज में थोड़ा बढ़ता हुआ भी दिख रहा है 1990s के बाद से। एनीवे, इन एस्पेक्ट्स पर हम थोड़ा सा डिस्कस और भी करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। बात को आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर हिस्ट्री की शुरुआत अगर देखो तो कहा जा रहा है कि कम से कम भाई मालदीव्स की जो हिस्ट्री है वो 2500 साल पुरानी तो है, राइट। यहां पर आर्यंस, जो इंडो आर्यंस थे, उन्होंने करीब करीब 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी बीसीई से एंट्री करना शुरू कर दिया, राइट। और आने वाले लोगों में देखो आर्यंस ही नहीं थे, तमिल भी आए होंगे, ऑस्ट्रो एशियाटिक साउथ ईस्ट एशिया से भी लोग आए होंगे, अफ्रीका से भी लोग आए होंगे और आकर के इस द्वीप पर अलग अलग समय पर बसे होंगे, राइट। उन डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, राइट। जो हम लोगों को बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर आर्यंस आए और वो एक मेजर डेवलपमेंट रहा,
यही भाषा, इनकी धिवेही भाषा जो बनी है वो इंडो आर्यन भाषा है, और वही आज की तारीख में की राष्ट्रीय भाषा। राइट। फिर करीब करीब अशोका के टाइम पीरियड से हम लोगों को बताया जा रहा है कि बुद्धिज्म भी धीरे धीरे यहां पर आकर के पनपने लगा। राइट, धीरे धीरे यहां पर बुद्धिज्म भी आकर के पनपने लगा। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें और जानो। मालदीव्स में कास्ट सिस्टम प्रेजेंट है। राइट, हालांकि 1968 में इसको ऑफिशियली लॉ के तौर पर तो एलिमिनेट कर दिया गया है, बट उसके हमें अभी भी एविडेंसेस दिख जाते हैं। कास्ट सिस्टम मतलब यहां पर ऐसा था कि भाई अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग अलग अलग आइलैंड पे रहते थे। फिर जो ऊंची कास्ट के लोग हैं उनके बेड में ब्रास की चेन लगी रहती थी, उससे उनके बेड लटकते रहते थे। जो मध्यम कास्ट की हायरार्की में मध्यम लेवल के लोग थे उनको आयरन की चेन्स दिखती हैं, या उसके बाद और जाओगे तो रस्सियां दिखती हैं, कॉयर दिखता। राइट, मालदीव का कॉयर ट्रेड भी बहुत फेमस था। कॉयर मतलब वही ना, वो रेशे से जो रस्सियां बनाते हैं। राइट, तो उसे कॉयर कहते हैं। तो इनका कॉयर जो रस्सियां थी वो भी काफी फेमस थी। राइट, वो भी काफी फेमस थी और उनका भी काफी ट्रेड होता रहा था। अच्छा, तो हमें बताया जा रहा है बेटे, एक किताब मिलती है बुद्धिस्ट लिटरेचर की जिसका नाम है महावंश। राइट, महावंश और दीपवंश मिलती है। दीपवंश में बेटे श्रीलंका की हिस्ट्री है, और महावंश में हमको बताया जा रहा है कि एक विजय नामक प्रिंस जो कि भारत से एग्जाइल हो गए, मतलब मेनलैंड इंडिया में किसी किंगडम से ये एग्जाइल हुए, और ये आकर के पहुंच रहे हैं बेटे, क्या कहते हैं, इस इलाके में। सो महावंश हमें बता रहा है बेटे कि ये प्रिंस विजय जो है यही आकर के श्रीलंका के पहले राजा बनते हैं। राइट, और इन्हीं के वंशज जो हैं सिंघल कहे जा रहे हैं, सिन्हलीज कहे जा रहे हैं। राइट, यही सिन्हलीज लोग मालदीव में भी पहुंचते हैं। सिन्हलीज भाषा और धिवेही भाषा में काफी समानताएं भी बताई जाती हैं। राइट, दोनों ही एलू प्राकृत से निकली हैं, मैंने तुमको बताया। अच्छा, दूसरी चीज एक और यहां पे ध्यान रखने योग्य जो है अपने लिए, विमेन, इनके समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही है। राइट, यहां पर अभी जैसे इस्लाम भी जब आएगा 12वीं शताब्दी में, तो हम लोग देखेंगे कि यहां पे महिलाओं की स्थिति लगातार अच्छी बनी रही है। इनफैक्ट करीब 4 यहां पे सुल्ताना हुई हैं। सुल्ताना मतलब समझ गए, जो महिला सुल्तान थे जिनके पास पूरी तरह से पॉलिटिकल पावर थी। राइट, और इसके अलावा भी देखोगे तो यहाँ पे हिजाब या नकाब या किसी भी किस्म के वेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है हिस्टोरिकली। इनफैक्ट जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट, तुम लोगों ने नाम सुना होगा इब्न बतूता, जो भारत में भी आए थे 14वीं शताब्दी के मध्य में। किताब भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध है, रेहाला। तो इन्होंने रेहाला में बताया ये मालदीव भी गए थे। राइट, उस समय पासपोर्ट नहीं लगता रहा होगा ना, तो ये मालदीव भी गए, और मालदीव में जाकर के इन्होंने देखा तो इनको इस बात पे बड़ा खराब भी लगा। ही वॉज वेरी अनहैप्पी कि मालदीव में महिलाएं जो हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो नकाब नहीं पहनती हैं, हिजाब नहीं करती हैं। राइट, और इन्होंने अपनी बात किताब में भी लिखी है, इंडिकेटिंग कि वहां पे महिलाओं को हमेशा से समाज में एक प्रमुख रोल मिला हुआ था। राइट, हालांकि ये भी बताने वाली बात यहां पर है कि 1990s में और खासकर 21st सेंचुरी में यहां पर एक बार फिर से रिवाइवल ऑफ फंडामेंटलिज्म देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से अब एक बार फिर से ये वेल का जो कॉन्सेप्ट है ये एक बार फिर से पॉपुलर होता हमें वहां पे दिख रहा है। हालांकि हिस्टोरिकली ये कभी नहीं था। इंटरेस्टिंग ना। चलो, अच्छा, अभी महिलाओं को जैसे वहां पर इनफैक्ट जानते हो कि महिलाओं को वहां पे ये भी है पावर, मतलब कि जब उनकी शादी होती है तो उन्हें अपना नाम नहीं चेंज करना होता है, वो अपना मेडन नेम जो है उनका वही रखती हैं। दे डोंट नीड टू कैरी द हस्बैंड्स फैमिली नेम। वो वाला कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के पूरे बराबर के इनको अधिकार हैं। राइट, और डिवोर्स रेट्स काफी हाई हैं।
तो मतलब महिलाओं को यहां पर काफी एक तरह का बराबरी का ओहदा दिया गया है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं इनके समाज के बारे में जो ध्यान में रखना, बैक ऑफ द हेड में रखना। ठीक है, 1400 साल तक यहां पर बुद्धिज्म का बोलबाला रहा है। राइट, 3rd सेंचुरी बीसीई में अशोका के टाइम से बुद्धिज्म यहां पे शुरू हुआ, और उसके बाद तुम देखोगे कि 1100 सीई में जाके 1150 सीई के आसपास जाके यहां पे इस्लाम स्टैब्लिश हुआ। तो ये जो 1400 का पीरियड है, ये बुद्धिज्म वाला पीरियड है, ये काफी फाउंडेशनल है इनके लिए, काफी फाउंडेशनल। राइट, इनके कल्चर के लिए, इनकी भाषा के लिए, इनके स्क्रिप्ट्स के लिए ये काफी फाउंडेशनल माना जाता रहा है। ठीक है, अच्छा, हम लोग को यह भी बताया जा रहा है कि करीब करीब जो है 1040 के आसपास, राइट, 1030 1040 के आसपास राज राजा चोल, राइट, राज राजा चोल, इन्होंने बेटा मालदीव के कुछ हिस्सों पे द्वीप, जो द्वीप थे, आइलैंड्स थे, उन पे कब्जा भी कर लिया था राज राजा चोल ने। राइट, ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है जो मैं चाहूंगा कि रखो। अच्छा, दूसरी बात हमको बताया जा रहा है कि एक किंग का नाम मिल रहा है हमें 12th सेंचुरी का। इनका नाम बताया जा रहा है कोईमाला कालो। कोईमाला कालो नाम अपने लिए शायद बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट ये बताया जा रहा है कि ये पहले किंग हैं जिन्होंने 12th सेंचुरी में, ठीक है, पूरे पूरे जो 1200 आइलैंड मैंने तुम्हें जिक्र किए ना, वो पूरे पूरे यूनिफाई पहली बार इन्होंने ही किए। इसके पहले सब अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। ये पहले शख्स बताए जा रहे हैं कोईमाला कालो। राइट, ही रूल्ड फ्रॉम 1117 टू 1141 and he is considered as the first verifiable ruler of Maldivian history, historically verifiable ruler of Maldivian history। ठीक है, इन्होंने पूरे मालदीव, जो प्रेजेंट डे मालदीव है, उसको यूनिफाई किया। यूनिफाई ही नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि इनफैक्ट मिनी कॉय आइलैंड जो है ना, जो अब इंडिया के कब्जे में है, मतलब इंडिया के रूल में है, उसको भी मालदीव ने जीत लिया था जब कोईमाला कालो थे। ठीक है, इनके जो अगले सक्सेसर हुए, इनके नेफ्यू, ठीक है, इनके सक्सेसर हुए इनके नेफ्यू, जिनका नाम बताया जा रहा है धोवेमी कालामिंजा। ये अपने लिए जरूरी है थोड़े से, इसलिए जरूरी है बेटे कि यही वो हैं इंसान जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। 1153 में उस समय यही गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने अपना जो है टाइटल सुल्तान किया और अपना नाम भी बदल के इस्लामिक रिचुअल्स के हिसाब से रखा। और अब यहां 1153 से लेकर के एक सल्तनत पीरियड यहां पे शुरू हो रहा है। ठीक है, एक ये सल्तनत पीरियड शुरू हो रहा है यहां पर। अच्छा, इस सल्तनत पीरियड में अगर तुम देखोगे तो 6 डायनेस्टीज दिखेंगी। 6 डायनेस्टीज दिखेंगी, जिसमें 80 सुल्तान और 4 सुल्ताना, मतलब टोटल 84 रूलर्स यहां पर आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना बेटे। और 1153 से लेके 1932 तक ये पीरियड मान के चला जा रहा है। ओके, अच्छा, इसी पीरियड में अगर तुम देखोगे तो हमने तुम्हें बताया था कि हाँ, इब्न बतूता आए। तो एक तो ये बड़ा पॉइंट ध्यान रखना कि इब्न बतूता मालदीव आए थे, महिलाओं के बारे में इन्होंने क्या क्या बोला वो भी ध्यान में रखना। फिर एक चीज और ध्यान रखो, है ना, देखो बेटा, चाइना भी बहुत डोमिनेट करता रहा है हमेशा से इंडियन ओशन में, ट्रेड को हमेशा से करता रहा। ठीक है, तो एक नाम यहां पे जरूर जहन में रखना, जेंग हे। राइट, ये एक यूनक थे। राइट, यूनक थे ये, और ये चाइना के जनरल थे, और ये बहुत सारी एक शिप्स का जखीरा लेके, मतलब पूरा बाकायदा कई बड़ा सा वो लेकर के काफिला, इन्होंने अर्ली 15th सेंचुरी में, मतलब 1411 से लेकर के शुरू किया और 1435-40 तक ये जो है
इन्होंने इंडियन ओशियन के कई चक्कर लगाए हैं। पूरा वहां से शुरू करते थे चाइना के ये कोस्ट से, और लेकर के आते थे अपने आप को, बेटा जानते हो कहां तक? मेडागास्कर के आगे ईस्ट अफ्रीका तक। कुछ लोगों का मानना है कि अफ्रीका क्रॉस करके उधर अटलांटिक की तरफ भी शायद गए थे। राइट, इनका नाम है जेंग हे। तो जेंग हे भी मालदीव आए थे। ये भी एक जाने रखने वाली बात है, ये इंडिया में भी, साउथ इंडिया में आए थे। ठीक है, तो जेंग हे आए इस दौरान। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई इनका काउडी शेल्स का जो बिजनेस था, मतलब कौड़ीज जो थी ना, कौड़ियां, कौड़ियां अभी भी कहते हैं ना, कौड़ी के भाव नहीं बचा। तो ये वही कौड़ियां हैं जिनकी बात हो रही है। ये कौड़ी मालदीव से आती थी, और बंगाल सल्तनत और मुगल, ये सब जो है कौड़ियों का सौदा करते थे। ये कौड़ियां इनके वहां सिक्कों के तौर पर चलती थी। राइट, वो रुपया और ये सब तो चलता ही था, ये कौड़ियां भी चलती थी। राइट, और ये मालदीव से आती थी। इसको कहा जा रहा है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट शेल करेंसी का ट्रेड नेटवर्क था। मालदीव से जो कौड़ियां आती थी बे ऑफ बंगाल में। राइट, ये इस पीरियड में बहुत हाई पॉइंट पर पहुंचा। राइट, अच्छा, इसके बाद एक बात और बताई जा रही है कि भाई देखो, अरब के सौदागरों की जो जहाज होते थे, राइट, जो इस समय मेडिवल पीरियड में इंडियन ओशियन में चल रहे थे, उन बोट्स को, उन नावों को नाम दिया जाता है बेटा धाऊ, DHOW, धाऊ। अरेबिक धाऊ कहते हैं, धाउज, DHOW बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो है इनकी बड़ी खास बात ये थी कि ये लकड़ी के जो प्लैंक्स होते थे, जिनको जोड़ जोड़ के तुम नाव बना रहे हो, तो ये जो अरेबिक धाव होती थी ना, इनमें ये जो प्लैंक, वुडन के फट्टे जो होते थे जिनको जोड़ा जाता था, तो इनको कील से नहीं जोड़ा जाता था, इनको रस्सी से बांधा जाता था। कौन सी रस्सी से? वही जो मालदीव का कॉयर है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, रेशे से रस्सी बनाते थे ये लोग। राइट, तो वो कॉयर से ये लोग अपने वुडन प्लैंक्स बांध देते थे। अगर कील से गाड़ में ठोकते थे वुडन प्लैंक्स, तो भाई वो इतना, वो जब क्या कहते हैं, पानी का उथल पुथल होता था तो वो चटक के टूट जाते थे। लकड़ी से बांधते थे तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी। तो अरेबिक धाउस में ये कॉयर का बड़ा गजब का इस्तेमाल था। तो ये दो तीन बड़े बड़े ट्रेड थे जो मालदीव जिनके नर्व सेंटर पे था और इनको संभालता था। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद बात को और आगे जानते हैं कि भाई धीरे धीरे यहां पे अब मॉडर्न पीरियड, मतलब कॉलोनियल पीरियड आने लगा। और कॉलोनियल पीरियड यार जानते हो अपने नए तरह के चैलेंजेस लेके आया। सबसे पहले पुर्तगाल आया इंडियन ओशन में, है ना भाई? पोर्टुगीज आए थे कि नहीं आए थे? 1498 में आ गए थे यहाँ पे, और उसके बाद समझ लो 16वीं शताब्दी में गए थे इधर इंडियन ओशन में, उन्होंने काफी गदर काटा। राइट, फोर्स्ड कन्वर्जन कराते थे कि नहीं? गोवा इन्होंने जीत लिया, और गोवा से ही इन्होंने जीत लिया मालदीव के इलाके को, और गोवा से एडमिनिस्टर करते थे, फोर्स्ड कन्वर्जन कराते थे। लोकल मालदीव के जो लोग थे उनको ये बात हजम नहीं हुई, और बताया जाता है कि एक पॉपुलर रेजिस्टेंस हुआ मालदीव में, और जिसके तहत पोर्तुगीज को यहां से ढकेल के बाहर भगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जिसको कहते हैं VOC, और VOC आती है तो VOC सीलोन को पहले जीत लेती है, और फिर सीलोन के ही, सीलोन मतलब सीलोन उनका हेड ऑफिस बनता है, और मालदीव को भी वो अपने सानिध्य में ले लेते हैं, मतलब अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं। राइट, सीलोन से एडमिनिस्टर करते हैं, ऐसा कह के समझ सकते हो। मतलब उनका सारा प्रशासनिक काम सीलोन से होता है, लेकिन मालदीव भी अब उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ये होता है 1650 के आसपास, और डच इस रीजन में हावी हो रहे हैं ऐसा हमें बताया जा रहा है। लेकिन फिर बेटा जानते हो ना, यूरोप का अपना डायनामिक्स बहुत तेजी से चेंज होता है।
राइट। फ्रांस में रेवोल्यूशनरी वॉर्स शुरू हो जाती हैं 1790s में, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम है। राइट। और उस समय धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि 1796 आते आते जो डच हैं उनको श्रीलंका से भगा दिया जाता है, और उनकी जगह कौन आके बैठ जाता है? ब्रिटेन वाले, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आके बैठ जाती है सीलोन में। और अब वो मालदीव वाला जो इलाका है वो किसके स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस में आ गया? इंग्लैंड के स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस में आ जाता है। राइट। तो ये एक समझने वाली बात है। इन लोगों ने काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दी मालदीव के सुल्तानों को। दे लेट देम ऑपरेट। राइट, they let them operate, they did not interfere in their internal matter. फाइनली 1887 में, 1887 में बच्चे, अंग्रेजों ने एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन निकाला कि भैया मालदीव जो है ये एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। 1796 के से उनके स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस में आ गए थे, लेकिन अब उनको एक ऑफिशियल दर्जा दिया गया ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट का। राइट, ये हुआ 1887। ठीक है। अब अच्छा, इस समय धीरे धीरे ये भी होने लग गया कि कहीं ना कहीं पर जो सुल्तान था वो केवल एक नॉमिनल सा इंसान बना, मतलब बन के रह गया। मतलब उसकी सच में कोई अथॉरिटी नहीं थी। और जो वजीर था वो सही मायने में इंपॉर्टेंट होता चला गया। ठीक है। तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये क्या हो गया, हम तो सुल्तान से डील करते हैं, सुल्तान के हाथ में पावर ही नहीं है, सारी एक्चुअल पावर किसके हाथ में? वजीर के हाथ में। तो हमें बताया जा रहा है बेटे कि 1932 में ब्रिटेन ने एक बार कोशिश करी कि मालदीव को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दें, लेकिन ये लोगों को बात हजम नहीं हुई। कहीं ना कहीं पर पॉपुलर लेवल पे थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस भी हुआ। इसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर के समय बहुत ज्यादा मालदीव पर कोई असर नहीं आया। 1953 और 54 में, ठीक है, एक बार इसको रिपब्लिक बनाने की कोशिश करी गई, लेकिन फिर मोनार्की वापस आ गई। इसे इसे कहते हैं 1953-54 का ये टाइम पीरियड जो है, इसे बोला जा रहा है फर्स्ट रिपब्लिक। राइट। फाइनली 26 जुलाई 1965 को, 26 जुलाई 1965 को मालदीव जो है बेटा ये आजाद हो गया अंग्रेजी हुकूमत से। राइट, दे बिकेम इंडिपेंडेंट। और 1968 को इनके वहां जो मोनार्की थी वो खत्म हो गई। मोनार्की खत्म हो गई। अब इनके वहां जो है सेकेंड रिपब्लिक स्टैब्लिश हुई। सेकेंड रिपब्लिक, फर्स्ट रिपब्लिक तो 1953-54 वाली थी, अब ये सेकेंड रिपब्लिक, राइट, 1968 में ये शुरू हुई है और यही चल रही है अब। इसमें जो पहले प्रेसिडेंट बने, पहले जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, उनका नाम बताया जा रहा है इब्राहिम नासिर। इब्राहिम नासिर 1968 से लेके 78 तक, 10 साल तक ये रहे। काफी अथॉरिटेरियन बताए जाते हैं, परंतु इनके कार्यकाल में कुछ बड़े स्टेप्स भी हुए। जैसे जो इनका कैपिटल सिटी है माले, उसका एयरपोर्ट तैयार करा दिया गया। टूरिज्म को काफी प्रमोट किया गया। अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन को काफी प्रमोशन मिला। राइट। मालदीव्स में अपने टीवी और रेडियो स्टेशंस ये खुलने लग गए। सो समवेयर इब्राहिम नासिर ही टुक सम गुड स्टेप्स, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रमोटिंग द मार्केट फोर्सेस। ये सब करने की थोड़ी सी इनकी कोशिश रही। इसके बाद बेटे 1978 में यहां पर इनके सेकंड प्रेसिडेंट बने। इनका नाम बताया जाता है बेटे मौमून अब्दुल गयूम। ये सेकंड प्रेसिडेंट बने 1978 में, और ये अगले 30 साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे, 2008 तक। राइट। इनके कार्यकाल के शुरू होते ही, मतलब 1978 में ही मालदीव्स ने आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को ज्वाइन किया। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करने लग गए। राइट। अच्छा, इनके खिलाफ हमें काफी सारे मिलिट्री कू भी होते दिख रहे हैं। मतलब इनके खिलाफ कई बार जो है इनकी सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश भी की गई। किनकी? ये जो गयूम भाई हैं, मौमून अब्दुल गयूम।
राइट। इनको कैसे देखो समझना कि 1980 में, फिर 1983 में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने लिए 1988 में इनकी सरकार को गिराए जाने की कोशिशें करी गई। हुआ क्या बच्चे, तुम लोगों ने जरूर नाम सुना होगा प्रभाकरन और एलटीटीई का, राइट, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो एलटीटीई और प्रभाकरन का एक ब्रेक अवे फैक्शन था। मतलब प्रभाकरन से जमी नहीं एक इंसान की, तो उसने एक अपना खुद का वो बना लिया ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाम दिया गया है पीएलओटीई, प्लोट, पीएलओटीई, राइट, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम। 1988 में इनके कुछ टेररिस्ट्स ने मालदीव्स पर आक्रमण कर दिया, इनके कुछ द्वीपों पर अटैक किया गया बेटा, राइट। किसी तरह कुछ हुआ, फिर फाइनली मालदीव्स में अथॉरिटी ने बेटा भारतीय सेना को मदद की गुहार लगाई, और भारतीय सेना ने 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के नाम से ऑपरेशन ऑपरेशन कहेंगे, जैसे जो एक मिशन किया, आई शुड से, राइट, जिसके तहत इन टेररिस्ट को पकड़ा गया, भगाया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज नोन एज ऑपरेशन कैक्टस। और इनकी वजह से ये जो पूरा तख्ता पलटने की साजिश थी वो खत्म हो गई, राइट। तो अच्छा, इसके बाद अब 21वीं शताब्दी, अच्छा 21वीं शताब्दी शुरू हुई, मतलब 2000s स्टार्ट हो गए, राइट। यहां पर धीरे धीरे ये जो गयूम थे, राइट, गयूम के खिलाफ पॉपुलर रेजिस्टेंस उभर रही थी, बहुत सालों से ये थे प्रेसिडेंसी में, राइट। तो इनके खिलाफ धीरे धीरे अब एक पब्लिक जो है रेजिस्ट कर रही थी, हम लोग को बताया जा रहा है। 2003 में काफी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट मूवमेंट्स मालदीव में देखने को मिल रहे थे। इस पूरे रेजिस्टेंस मूवमेंट का जो चेहरा, जो लीडिंग फिगर था, वो बताया जा रहा है बेटे मोहम्मद नशीद, राइट, मोहम्मद नशीद, राइट। ये चाहते थे कि भाई मालदीव्स में मल्टी पार्टी सिस्टम हो, रेगुलर इलेक्शंस हो, और इन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। 2004 26 दिसंबर को, राइट, इंडियन ओशियन में एक अर्थक्वेक आया, बहुत बड़ी सुनामी आई, जिसने मालदीव्स को काफी बुरी तरह से प्रभावित किया, काफी बुरी तरह से प्रभावित किया, राइट। इसके बाद से, अच्छा 1990s से, और खासकर इस सुनामी के बाद से बताया जा रहा है बेटे कि वहाबी इन्फ्लुएंस, मतलब एक ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का जो मूवमेंट है, वहाबी मूवमेंट, राइट, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। सऊदी अरेबिया के द्वारा फंडेड जो एजेंसीज थी, उनके जो प्रीचर्स थे, उनका रोल यहां के समाज में बढ़ता चला गया अर्ली 21st सेंचुरी से ही, खासकर सुनामी के बाद से जरूर ऐसा कहा जा सकता है शायद, ठीक है। फाइनली 2008 में जाकर के पहली बार मल्टी पार्टी इलेक्शंस हुए, पहली बार मल्टी पार्टी इलेक्शंस हुए। इनका जो लेजिस्लेचर है ना, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, उसको बोलते हैं मजलिस, मजलिस, ये भी एक नाम, एक वर्ड है, याद रख सकते हो। मोहम्मद नशीद, वही जो मैंने बताया, जो कि एक पूरा जो है ना रेजिस्टेंस को लीड कर रहे थे गयूम के खिलाफ। तो मोहम्मद नशीद जो है ये प्रेसिडेंट बने 2008 से लेकर के 2012 तक, राइट, 2012 तक। 2013 में से लेकर के 2018 तक एक शख्स बताए जा रहे हैं, अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम। ये उन्हीं अब्दुल गयूम के नेफ्यू हैं, जो पहले वाले अब्दुल गयूम थे ना, जो 2008 तक थे, उनके ये नेफ्यू बताए जा रहे हैं, राइट। ये पावर में आए, ये थोड़े से प्रो चाइना बताए जा रहे हैं, राइट, ये थोड़े से प्रो चाइना हम लोगों को बताए जा रहे हैं, राइट। अच्छा, एक बात और यहां पर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मोहम्मद नशीद जो थे ये प्रो इंडिया थे। इनफैक्ट हम लोग को बताया जाता है कि नहीं, बल्कि इसको ऐसे ही समझो जैसे हम तुम्हें बता रहे थे, ठीक है। तो ये अब्दुल्ला यमीन जो है,
अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम, ये थोड़ा सा 2013 से 18 के बीच में एक प्रो चाइना हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। मालदीव ने हमेशा से बेटा भारत को अपना क्लोजेस्ट नेबर माना है और समझा, लेकिन धीरे धीरे कुछ नेता आए हैं जिन्होंने एंटी इंडिया रेटोरिक, ये भी रास्ता अपनाया है लोगों से वोट गेन करने का। ठीक है, इसमें जैसे देखो समझो, एक नाम अभी है इब्राहिम मोहम्मद सोले, ये बड़ा नाम है इनकी हिस्ट्री का। 2018 से लेकर के 23 तक ये प्रेसिडेंट थे, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, राइट। और इन्होंने एक बार फिर से इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे काम किया। इनके कार्यकाल के समय भारत ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे मालदीव का साथ दिया। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमें ध्यान रखना है वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। माले जो इनकी कैपिटल है उसको 4 अगल बगल के आइलैंड से रोड और ब्रिजेस के तहत जोड़ना। भारत ने इनको काफी लो इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स दिए, राइट। और यहां पे शुरुआत में लोगों का ऐसा मानना था कि चाइना ने इनको एक तरह के डेट ट्रैप में फंसा लिया है। So they were not very okay with China coming and pumping in a lot of money. They somewhere prefer the softer power of India. राइट। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं तो ये जो इनके नए प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने 17 नवंबर 2023 से पद संभाला है, इनका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद मुइज्जू। ये लगातार अपने कैंपेन में एंटी इंडिया रिटोरिक लेकर के चले, लगातार ये अपना एंटी इंडिया रिटोरिक लेकर के चले हैं। और इन्होंने आने के बाद भी अगर तुम देखोगे तो जिस तरह से अभी इनके मिनिस्टर्स ने, राइट, नरेंद्र मोदी के कुछ ट्वीट्स पर कमेंट किया, राइट, और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने चाइना के संग विजिट किया और वहां से जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, तो कहीं पे देखने में लग रहा है कि ये इंडिया के संग निगोसिएशन पावर बढ़ाने के लिए शायद चाइना के थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश करते प्रतीत हो रहे हैं, राइट। अच्छा, कुछ चीजें और बताऊंगा इनके भारत और मालदीव के मिलिट्री रिलेशंस के बारे में भी कुछ चीजें जानो। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि ऑपरेशन कैक्टस 1988 में हुआ था, राइट। एक तो ये बात ध्यान रखना, उस समय उन्होंने इंडियन आर्मी को मदद के लिए बुलाया था। इसके बाद समझो कि 2009 में जब तुम्हारे मोहम्मद नशीद प्रेसिडेंट थे, उस समय मालदीव ने इंडिया को अप्रोच किया और बताया कि भाई हमारे कुछ आइलैंड्स पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आतंकवादी संगठनों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है। तो इंडियन एजेंसीज ऑफ कोर्स हरकत में आ गई, बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू आवर बॉर्डर्स, राइट। तो हमें बताया जा रहा है कि उसके बाद से इंडिया ने लगातार मालदीव में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखने की कोशिश करी। इंडिया ने कोशिश किया कि हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड नेटवर्क है उससे मालदीव्स भी पूरी तरह से जुड़ जाए, राइट, बिकॉज एज आई वाज टेलिंग यू, राइट, हम लोग बहुत करीब हैं। मिनिकॉय आइलैंड से केवल 70 मील दूर रह जाते हैं मालदीव की टेरिटरी, राइट। सो वी आर वेरी क्लोज। सो समवेयर हम लोग के जो डिफेंस कंसर्न्स हैं वो भी काफी सेम है। तो 2009 में हमने तुम्हें बताया कि मोहम्मद नशीद ने जाके बेटा भारतीय सरकार से ये सूचना शेयर करी, और उसके बाद से भारत ने इनके कोस्ट गार्ड को शिप्स दिया है, इनको तमाम तरह के एरोप्लेन्स दिए गए हैं, और इन एरोप्लेन्स और इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज मशीन्स दी गई हैं, उनको मैनेज करने के लिए इंडियन मिलिट्री वहां पर अपनी प्रेजेंस भी रखती है। उनके इंजीनियर्स, उनके सोल्जर्स वहां पे रहते हैं, राइट। ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से कहा है कि आप लोग अपने मिलिट्री पर्सनल मालदीव से निकालिए, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, राइट। इसलिए ये जाने रखना कि क्यों यहां पे इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस है, क्योंकि हमने लगातार इनको इतना मशीन और ये सब सहयोग में दिया है कि दे नीडेड ट्रेनर्स, राइट। सो वी प्रोवाइडेड देम ऑल दैट, but now they are trying to change their stance somewhere, right? तो अच्छा, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, 2009 से ही लगातार हर साल भारत और मालदीव की सेना एक मिलिट्री एक्सरसाइज, एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है।
राइट। इसका नाम भी अपने लिए ध्यान रखने वाला है, इसे कह रहे हैं एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन, EKUVERIN। ओके। 2014 में 2014 में जो है जब माले में, माले जो इनकी कैपिटल है, वहां पे एक सीवियर वाटर शॉर्टेज क्राइसिस हुआ। ऐसा होता मतलब इनके वहां एक ही था वो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट, कैपिटल में वो खराब हो गया। तो सीरियस वाटर शॉर्टेज इनके शहर में देखने को मिला। उस समय भारत ने तुरंत, भारत इंडियन एजेंसीज दे गॉट इनटू मोशन। एंड हम लोग के वहां जो ग्लोब ट्रॉटर करके जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के वो चॉपर्स थे, उनकी मदद से बॉटल्ड वाटर वहां पर तुरंत पहुंचाया गया और लोगों को मुहैया कराया गया। दिस एक्शन, दिस जेस्चर of India was widely appreciated the way we were able to provide help so quickly, राइट। क्योंकि देखो, हम लोग को अगर लार्जर रोल प्ले करना है तो अपने रीजन में कहीं ना कहीं हम लोगों को और प्रोएक्टिव होना होगा। तो ये एक अच्छा उदाहरण है जो हम ध्यान रख सकते हैं, राइट। लेकिन ये भी अब ध्यान रखने वाली बात है कि अब मालदीव का जिस तरह से यहाँ पे इस समय जो इनके प्रेसिडेंट हैं और जो उनका रवैया है भारत के प्रति, इस समय हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी का एक बड़ा टेस्ट है कि हम क्या अपने नेबरहुड को ये भरोसा दिला सकते हैं कि हमारी राइज से उनके भी फायदे हैं, राइट। ये हमें समझाना होगा सभी को कि भाई हमारी डेस्टिनीज आर लिंक्ड, एंड लुक एट आवर हिस्ट्री, इट इज लिंक्ड। So these linkages need to be understood and appreciated, right? टुकड़ों में हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते, सब एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे ना। चलो, with that I think I'll end this class, right? See you.